Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो आज हम ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये सत्यापित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए थे और इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटीन भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। तो साइंटिस्ट में ये कन्फ्यूजन था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इनमें से आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। इसी क्रम में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने भी एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा यह सत्यापित किया जा सका कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम इसी ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिनके एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन्होंने 1928 में क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था जो किसके लिए था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे और सेपरेटली उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे। तो इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रूविंग द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, कि ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इनका ये फर्स्ट स्टेप था। ग्रिफिथ यूज्ड टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखो इन्होंने एक बैक्टीरिया को यूज में लिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन सा बैक्टीरिया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिसको आजकल हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के नाम से जानते हैं। अब इसकी इन्होंने दो स्ट्रेन काम में ली थी। कौन कौन सी थी वो दो स्ट्रेन, एक तो वीरुलेंट स्ट्रेन और दूसरी थी एविरुलेंट स्ट्रेन। अब वीरुलेंट और एविरुलेंट क्या होते हैं, वीरुलेंट स्ट्रेन जो उग्र, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उग्र स्ट्रेन। अब ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया क्या करता है, विच कोज न्यूमोनिया इन सर्टेन वर्टिब्रेट सच एज माइस एंड ह्यूमंस। मानवों में और चूहों में क्या करता है, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है जिसके कारण इनकी डेथ भी हो सकती है। और दूसरा स्ट्रेन है इसका एविरुलेंट स्ट्रेन, जो कि अउग्र है, जो कि न्यूमोनिया कोज नहीं करता है। तो एक ही बैक्टीरिया है, इसकी दो अलग अलग स्ट्रेन हो गई, एक तो वीरुलेंट स्ट्रेन और दूसरी एविरुलेंट स्ट्रेन। जो वीरुलेंट स्ट्रेन होती है वो क्या करती है, न्यूमोनिया कोज करता है, और जो एविरुलेंट स्ट्रेन होती है वो न्यूमोनिया कोज नहीं करता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन दोनों स्ट्रेन को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज लिया था। अब देखो ये जो वीरुलेंट और एविरुलेंट स्ट्रेन है, इनमें वीरुलेंसी का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आई। तो देखो वेरुलेंट स्ट्रेन, जिसको हम S3 के नाम से भी जानते हैं, S3, इसके ऊपर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा एविरुलेंट स्ट्रेन, जिसको हम R2 के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, उस पर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अब्सेंट होता है। अब देखो जैसे कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, सबको पता है। तो कई बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल के ऊपर भी एक पॉलीसेकेराइड का क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। और इस कैप्सूल के कारण ही क्या दिखाता है, विरुलेंसी दिखाता है। यदि इस बैक्टीरिया के बाहर यदि कोई पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल पाया जाता है तो वो क्या दिखाएगा, विरुलेंसी यानी उग्रता दिखाएगा, यानी वो कोई भी डिजीज कोड करने की क्षमता रखता है। और यदि इसके ऊपर ये पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं पाया जाता है तो वो कैसा होगा, एविरुलेंट, यानी उसमें डिजीज उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। तो यदि इस पर कैप्सूल एब्सेंट होता है तो यह कैसा होता है, एविरुलेंट, और यदि इस पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो कैसा होता है, विरुलेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फॉर्म स्मूथ कॉलोनी इन कल्चर। जब इनका कल्चर करते हैं, इन बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्मूथ कॉलोनी यानी चिकनी, स्मूथ का मतलब चिकनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और जब एविरुलेंट स्ट्रेन को हम कल्चर करते हैं तो ये क्या करते हैं, रफ कॉलोनी यानी खुरदुरी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसी के कारण इनका नाम क्या रखा गया है, इसका S3, S यहाँ पर किसके लिए, स्मूथ के लिए, और यहाँ पर R2 किसके लिए, रफ के लिए। तो इसका नाम रफ क्यों रखा गया है, क्योंकि जब इनका कल्चर करते हैं तो एक रफ कॉलोनी बनती है। और देखो ये रफनेस भी किस लिए पाई जाती है, क्योंकि यदि इस पर एक कोई चिकनी झिल्ली नहीं होगी तो ये चिकनी कॉलोनी नहीं बना पाएगा, इसलिए कैसे बनाएगा, रफ कॉलोनी। और वीरुलेंट स्ट्रेन पर क्या होती है, एक चिकनी झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोज न्यूमोनिया। अब ये जो वीरुलेंट स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, S3 स्ट्रेन, तो वो क्या करता है, न्यूमोनिया डिजीज उत्पन्न करता है।
और जो एविरुलेंट स्ट्रेन है वो क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ग्रिफिथ ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा सत्यापित हो सका कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो आप उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रिफिथ इंजेक्टेड द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया इनटू माइस एंड रिजल्ट्स वर फॉलोइंग। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, उसके अलग अलग स्ट्रेन ली। तो अलग अलग स्ट्रेन, उन्होंने 2 स्ट्रेन ली थी, हमें पता है कौन कौन सी स्ट्रेन ली थी। एक तो एस थर्ड तो कैसी थी, विरुलेंट, और आर सेकेंड कैसी थी, एविरुलेंट, यानी ये तो रोग उत्पन्न करती है एस थर्ड तो, और आर सेकेंड क्या करती है, रोग उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो इन्होंने अलग अलग स्ट्रेन ली और क्या किया, चूहों में इंसर्ट करवाया और उनमें रिजल्ट्स देखे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक रफ स्ट्रेन लिया यानी आर सेकेंड वाला, और ये कैसा था, लाइव था। तो इन्होंने जिंदा आर सेकेंड बैक्टीरिया लिया और इस स्ट्रेन का किस में इंजेक्ट करवाया, माइस में इंजेक्ट करवाया। तो माइस में इंजेक्ट करवाया तो रिजल्ट क्या हुआ, माइस लिव्स। तो माइस पर कोई भी डिजीज उत्पन्न नहीं रहती और वो कैसा रहता है, चूहा जिंदा रहता है। दूसरा इन्होंने स्ट्रेन लिया स्मूथ स्ट्रेन मतलब एस थर्ड स्ट्रेन। तो हमें पता है एस थर्ड स्ट्रेन कैसा है, विरुलेंट है। तो विरुलेंट होगा तो चूहे में जैसे एंटर करेगा तो उसमें न्यूमोनिया डिजीज उत्पन्न हो जाएगी, और डिजीज उत्पन्न होने के कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन यानी विरुलेंट स्ट्रेन ली, और विरुलेंट स्ट्रेन को क्या किया, इंजेक्ट करवाने से पहले क्या कर लिया, इसको थोड़ा गर्म कर लिया। और गर्म करने से क्या हुआ, इसमें जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी वो इसकी नष्ट हो गई। और इसके बाद में जब इंसर्ट करवाया इसको चूहे में, तब क्या हुआ, इसमें इसकी डेथ नहीं हुई, यानी चूहा जिंदा रह गया। लास्ट में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। इन्होंने लास्ट में क्या किया, एक तो रफ स्ट्रेन ली जो कैसी थी, लाइव थी। आर सेकेंड तो कैसा लिया इन्होंने, लाइव लिया, जिंदा। और एस थर्ड कैसा लिया, हीट किल्ड लिया, यानी मृत एस थर्ड और आर सेकेंड दोनों का एक मिक्सचर बनाया इन्होंने। और इस मिक्सचर को किस में इंसर्ट करवाया, माइस में इंसर्ट करवाया। तो माइस में जैसे इंसर्ट करवाया तो इसमें निमोनिया डिजीज उत्पन्न हो गई और इसकी मृत्यु हो गई। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, आर सेकेंड कैसा था, जिंदा, और इसको जब इंजेक्ट करवाया तो माउस की मृत्यु नहीं हुई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया, एस थर्ड लिया यानी विरुलेंट लिया। तो जब इसको इंजेक्ट करवाया तो क्या हुआ, चूहे की मृत्यु हो गई। थर्ड में इन्होंने क्या लिया, विरुलेंट ही लिया यानी रोग उत्पन्न करने वाला ही लिया, लेकिन उसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। हीट के द्वारा इसकी जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी उसको नष्ट कर दिया। और जब इसको इंसर्ट करवाया तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई, यानी उसमें डिजीज उत्पन्न नहीं हुई। लास्ट में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट कैसा था, इन्होंने जिंदा लाइव आर सेकेंड लिया और हीट किल्ड एस थर्ड लिया। इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाकर माइस में इंसर्ट करवाया। तो माइस में जैसे इंसर्ट करवाया तो उसमें डिजीज उत्पन्न हुई और डिजीज उत्पन्न होने के कारण माउस की डेथ हो गई। अब देखते हैं इनके कॉन्क्लूजन। देखो कॉन्क्लूजन यानी परिणाम। अब जो परिणाम थे वो कैसे थे हमें पता है। जो स्टार्टिंग के तीन एक्सपेरिमेंट थे वो तो ऑब्वियस परिणाम थे, जैसे आर सेकेंड यदि इंसर्ट करवाएगा तो वो कैसा है, एविरुलेंट है, तो उससे चूहे की मृत्यु नहीं होगी। यदि एस थर्ड लाइव इंसर्ट करवाओगे यानी इंजेक्ट करवाओगे तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि हीट किल्ड कर दोगे किसी बैक्टीरिया को और फिर बाद में इंसर्ट करवाओगे तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो अनएक्सपेक्टेड कैसे था, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था, एस थर्ड कैसा लिया था, डेड लिया था यानी किल्ड लिया था, और आर सेकेंड कैसा लिया था, लाइव लिया था। जब इनको सेपरेटली लिया था तब तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जब इनको मिक्स किया और मिक्स करके इंजेक्ट करवाया तो क्या हो गया, उस चूहे की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ग्रिफिथ कॉन्क्लूडेड that the heat killed as third bacteria were responsible for converting live avirulent R second cell into virulent as third ones and called phenomenon transport। तो इन्होंने क्या बताया कि जो वहाँ पर उस मिक्सचर में एस थर्ड बैक्टीरिया थे, एस थर्ड कैसे थे, किल्ड थे यानी वो नष्ट हो चुके थे।
तो उन्होंने क्या बताया, जो ये नष्ट हो, तो इन्होंने क्या बताया, ये जो नष्ट हुए एस थर्ड थे वो ही क्या उनके कारण क्या हुआ, जो आर सेकेंड बैक्टीरिया थे, जो आर सेकेंड स्ट्रेन था वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वीरुलेंट एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। अब देखो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में अलग से सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है। जब बैक्टीरिया के आसपास के एनवायरनमेंट में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको अपने अंदर अपटेक कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मिक्सचर में इन्होंने क्या किया था, एस थर्ड क्या सा लिया था, हीट किल्ड लिया था। हीट देने के कारण क्या हुआ, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल तो रप्चर हो गई, लेकिन जो उसका डीएनए था वो क्या आ गया, मीडियम में बाहर आ गया। अब मीडियम में बाहर आने के कारण देखो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट है बाहर और यहाँ पर एक बैक्टीरिया है। अब ये जो जैसे ही बैक्टीरिया के पास में कोई डीएनए आता है तो वो क्या कर लेता है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को अंदर अपटेक कर लेता है। वो डीएनए उस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाता है। अब जो बाहरी डीएनए में यानी फॉरेन डीएनए में जो जीन थे वो जीन क्या हो गए, इसमें इंसर्ट हो गए। अब ये जीन जब इसमें एक्सप्रेस होंगे तो उसी में वो करैक्टर आ जाएंगे जो करैक्टर इस डीएनए के जीन में थे। तो यहाँ पर एस थर्ड के करैक्टर बाहर थे पहले एनवायरनमेंट में, अब ये करैक्टर क्या हो गए, इस आर सेकेंड बैक्टीरिया में इंसर्ट हो गए। अब आर सेकेंड बैक्टीरिया में इंसर्ट हो गए तो आर सेकेंड बैक्टीरिया भी कैसे करैक्टर दिखाने लग गया, एस थर्ड वाले करैक्टर दिखाने लग गया। तो आर सेकेंड का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, एस थर्ड में हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ यहीं तक बता पाए थे कि इनमें क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली नहीं बता पाए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन का कारण डीएनए ही है या प्रोटीन है। तो इसको कंप्लीटली समझाने के लिए 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट किसके आधार पर था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही था। तो इन्होंने क्या किया, इन 1944 एवेरी एंड एटॉल रिविजिटेड ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्क्लूडेड दैट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल वाज प्योर डीएनए नॉट प्रोटीन और आरएनए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा किया और इन्होंने कुछ परिणाम दिए। तो उन्होंने क्या परिणाम दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका कारण क्या है, केवल डीएनए ही है, न तो प्रोटीन के कारण हो रहा है और न ही आरएनए के कारण हो रहा है। तो एवेरी के एक्सपेरिमेंट से सत्यापित हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो व्हेन द ट्रीट हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन विद डीएनए एंजाइम दे फाउंड द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज लॉस्ट। तो हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन को डीएनए एंजाइम, अब डीएनए एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए को नष्ट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए एंजाइम। तो डीएनए एंजाइम के द्वारा इसका उपचारित किया या ट्रीट किया। अब एंजाइम के कारण क्या हुआ, हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन का सारा डीएनए नष्ट हो गया और इस डीएनए के नष्ट होने के कारण क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इसकी लॉस्ट हो गई। इन्होंने और भी ट्रीटमेंट किया, तो और ट्रीटमेंट क्या किया इन्होंने, आरएनएज और प्रोटेज एंजाइम के द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया। आरएनएज का क्या कार्य था, आरएनए को नष्ट करना, और प्रोटेज का कार्य क्या होता है, प्रोटीन को नष्ट करना। जब इन्होंने आरएनएज और प्रोटेज के द्वारा इसको ट्रीट किया तो क्या हुआ, तब ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इसकी लॉस नहीं हुई, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इसी से क्या पता चला कि डीएनए ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का कारण है, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, न कि आरएनए और प्रोटीन। इनके एक्सपेरिमेंट को इस डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, हीट किल्ड एस सेल्स थी। अब हीट किल्ड एस सेल्स में जैसे ही जब कोई भी बैक्टीरिया को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, उसकी जो सेल वाल होती है वो रप्चर हो जाती है और वो नष्ट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रिमूव द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हीट किल्ड एस सेल, प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए रिमेन। लेकिन इसमें क्या होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और हटा देते हैं, लेकिन क्या बचा रहता है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीनों बचे रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने इस सैंपल को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया। जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या किया इन्होंने, एड प्रोटीनेज। तो इन्हें क्या किया, इसमें प्रोटीएज एंजाइम मिक्स किया। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या कार्य करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पर प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगी।
दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, राइबोन्यूक्लियेज इंसर्ट किया। राइबोन्यूक्लियेज क्या करता है, आरएनए को नष्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आरएनए नष्ट हो गया, तो यहाँ पर भी कोई भी आरएनए नहीं होगा दूसरी टेस्ट ट्यूब में। और लास्ट वाली में इन्होंने क्या किया, एड डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेज। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, डीएनएज एंजाइम को यूज़ किया। तो डीएनएज एंजाइम को यूज़ किया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा और यहाँ पर इसका डीएनए नष्ट हो चुका है। फिर इन्होंने क्या किया, अब जो ये यहाँ पर देखो ये सारी सेल कैसी थी, एस थर्ड वाली थी, एस थर्ड वाली सेल ही थी। अब इन्होंने क्या किया, इनको लाइव आर सेकेंड वाली सेल से मिक्स किया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन और आरएनए का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन नष्ट हो रहा है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आरएनए नष्ट हो रहा है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब जब डीएनए नष्ट हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह, इससे क्या सत्यापित होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए ही उत्तरदायी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैनॉट अकर अनलेस डीएनए इज प्रेजेंट, देयरफॉर डीएनए मस्ट बी द हेरिडेटरी मटेरियल। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बिना डीएनए की उपस्थिति के नहीं हो सकता। इसका मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो कि बाद में एवेरी एंड एटोल ने अच्छी तरह से सत्यापित किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हमने स्टडी की ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय।